कहीं विपक्ष का दबाव सरकार के ऊपर जबरदस्त है। लोकतंत्र में दबाव नहीं डालेंगे तो फिर विपक्ष का फिर काम ही क्या। विपक्ष के लीडर है राहुल गांधी, आप उनको कैसे देखते हैं? अगर आप नेता प्रतिपक्ष है, पोस्टर लेके आते हैं, भगवान का चित्र लेके आते हैं, बचपना हरकत करते हैं, तो फिर वो अपना अस्तित्व खो जाते हैं। मणिपुर भी एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, बहुत भयावह कांड हुआ वहाँ पे, सबको पता है। सरकार ने उसको उस तरीके से नहीं लिया जिस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। आपने सवाल पूछा, मुझे भी अच्छा लगा, ये सवाल पूछना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम लोगों का समझ में है। लोग ये बोल रहे हैं ना कि चाइना ने बहुत अरुणाचल का बहुत हिस्सा ले लिया। वो नहीं जानने वाले बोलते हैं, शर्म आना चाहिए, खास करके जो कांग्रेस वाले। 1959 और 1962 के बीच में जो जमीन चाइना ने ऑक्युपाई किया, लोंगजू में, आसापिला में, वही है, उसी को बोल रहे हैं। आज अरुणाचल का जो बॉर्डर है जो चाइना के साथ, वो एग्जैक्टली वही है, 1 इंच इधर उधर नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है, एक ऐसे मंत्री हैं जिनका काम आज की डेट में ना बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, उसका विस्तार भी है और वो जिसे कह सकते हैं एक सिर पे बोझ भी है, क्योंकि आपको जब मैनेज करना होता है ना, और किनको, तो सांसदों को, तो ऐसे संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू जी हमारे साथ जी हैं। वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि लोगों को मैनेज करना, तो लोग ऐसे ही इतने बड़े देश में बहुत सारे लोग होते हैं, उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल, उनमें से भी चुन के जितने सांसद आए होते हैं उनको मैनेज करना, और फिर ऐसी सरकार को चलाना जो कि सहयोगियों के साथ में चल रही है, तो बहुत मुश्किल। देखिए, मुश्किलें जहाँ होती हैं वहाँ रास्ता भी मिल जाते हैं। मेरे लिए कोई भी जिम्मेदारी, आज तक मैंने कई मंत्रालय देखे हैं, मैंने अपने दिल लगा के काम किया है। संसदीय कार्य मंत्री के नाते मेरा विशेष एक दायित्व है कि भारत का संसद को अच्छी तरह से चलाने में सबको साथ लेकर के आगे बढ़े। और मैंने पहले दिन से सारे सांसदों को और ख़ास करके जो बड़े दलों के नेताओं से मैंने मुलाकात की, उनसे बात किया और उसका सहयोग मांगा है। तो आपने देखा होगा अनुराधा जी, 2 सत्र चले हैं और खूब सारे बिजनेस चले हैं, अच्छा चर्चा हुई है बजट में, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में, कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने में आए। तो संसद 2 सदन, दोनों सदनों में, राज्यसभा, लोकसभा, और 2 सेशन अच्छा से चले, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत और जो व्यवस्था करना पड़ता है वो शब्दों में कहना मुश्किल है, क्योंकि ये क्योंकि पॉलिसी नहीं है, ये मैनेजमेंट है। तो ये मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक तरीके हैं। तो इसके लिए जो हुनर या जो एक इंसान के पास जो उसका कैपेसिटी है, उसके हिसाब से काम करते हैं। और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट अच्छा से चले। लेकिन आपने सही कहा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सांसदों को मैनेज करना, वो भी भारत जैसे लोकतंत्र में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसी पे मैंने ना डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, जो कि बहुत ही वॉज अ स्टॉलवर्ट एज अ संसदीय कार्य मंत्री, उनकी किताब पढ़ रही थी। तो उसमें वो लिखा था उन्होंने कि जो संसदीय कार्य मंत्री होता है उसको विपक्ष के साथ ज्यादा दिखना चाहिए, ना कि पक्ष तो उनका अपना ही है, विपक्ष के साथ ज्यादा दिखना चाहिए। तो आपका विपक्ष से कैसा रिश्ता है, कैसे आप देख रहे हैं विपक्ष को? नहीं, बात सही है। हमारा भूतपूर्व राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी ने जो कहा बिल्कुल सही है, कि क्योंकि विपक्ष, क्योंकि दूसरे पक्ष के हैं, वो दूसरे साइड में है, तो उन तक पहुंचना और उन तक पहुंचते हुए दिखना, ये अपने आप में एक बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ है। तो मैं मानता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते पूरे सदन में हर एक जो दल है, हर एक मेंबर है, सबसे मिलना ये आवश्यकता है। और मैं कर रहा हूँ। मुझे कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं
कि मैं विपक्ष से बात नहीं करता हूँ। इवन जो बिजनेस के बारे में जब चर्चा करते हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जब बैठते हैं, तब भी हम खुले छूट देते हैं कि सब अपना पक्ष रखें, फिर बात करते हैं। लेकिन इस बार विपक्ष काफी थोड़ा हावी दिख रहा है। पिछली बार आप लोगों की इतनी डंके वाली सरकार थी कि विपक्ष कुछ था ही नहीं। इस बार विपक्ष बहुत हावी दिख रहा है। तो इसको मैनेज करने में आपको, जैसे मैंने देखा कि धनखड़ साहब भी कह रहे थे कि मुझे इस बार सदन का सपोर्ट नहीं मिला, फिर ये देखा गया कि सदन को 3 दिन पहले स्थगित कर दिया गया। तो ये सब ऐसा मैसेज जा रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष का दबाव सरकार के ऊपर जबरदस्त है। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का दबाव होना ये बहुत ही, मैं मानता हूँ, ये अनुकूल है। लोकतंत्र में दबाव नहीं डालेंगे तो फिर विपक्ष का फिर काम ही क्या है। तो ये हमारे लिए दबाव नहीं है, हमारे लिए तो ये एक आवश्यकता है कि विपक्ष प्रखर रूप से अपनी बात रखे। सदन चलेगा तो विपक्ष अपना बात रखेगा। आपको नहीं मालूम अनुराग जी, मैं अंदर का बात बताता हूँ। जब सदन स्थगित होता है या जैसे कांग्रेस के पार्टी का लीडर ने कह दिया कि आज संसद चलने मत दो, लेकिन जब संसद नहीं चलती है या बंद हो जाते हैं 2-3 घंटे के लिए, तो कई सदस्य मेरे पास अलग से आके बोलते हैं कि यार हाउस चलना चाहिए, हम अपना बात रखना चाहते हैं, अपने क्षेत्र का या किसी भी मुद्दे को लेकर के हम बात रखना चाहते हैं। बात तभी रखेंगे जब सदन चलेगा। इसलिए सदन चलना ये तो विपक्ष के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं दूसरी बात बताता हूँ, ये एक गलत फहमी होकर बैठा हुआ है विपक्ष के लोगों के मन में कि सदन नहीं चलने से हम दबाव डाल रहे हैं। अरे सरकार तो वैसे ही चल रहा है, वो तो सरकार तो चलेगा, लेकिन नए कानून बनाने के लिए, विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए सदन में विपक्ष को तभी मौका मिलेगा जब सदन चलेगा। इसीलिए जितना सदन कम चलेगा उतना नुकसान ज़्यादा होगा विपक्ष के लिए। ये बहुत सा लोगों का समझ में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बात बताइए कि इस बार विपक्ष इतना हावी है, बार बार कह रहा है कि देखिए पहली बार जब सदन चला उसके बाद ही आप लोग वक्फ संशोधन बिल लेके आए, उस पे आपको जेपीसी बनानी पड़ी। ये बहुत, मतलब चूंकि आप लोगों की सरकार और मोदी जी की सरकार के बारे में तो ये परसीव्ड नोशन है ना कि बड़ी धाकड़, बड़ी वैसी वाली सरकार है, जल्दी झुकती नहीं है, किसी बात पर मानती नहीं, कोई बात ठान लिया तो करेगी, वही करेगी। तो इस बार आपको जेपीसी बनानी पड़ी। ये जेपीसी बनाने के लिए विपक्ष अब ये ले रहा है कि हमारे प्रेशर में उन्होंने वो श्रेय लेने दीजिए, अच्छी बात है। अनुराधा जी, मैं दूसरी बात फिर बताना चाहता हूँ। हम चाहते हैं तो हमारे पास मेजोरिटी है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। हम चाहते तो पास कर सकते हैं। विपक्ष कहने से बिल तो रुक नहीं जाते हैं। हम अगर सदन चलाना चाहते हैं और बिल पास करना चाहते हैं तो हमारे पास संख्या है। देश के लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार सरकार बहुमत के तौर पर दिया है ना। सब एनडीए के लोग मोदी जी के चेहरे लेकर के तो लड़े ना, ये इंडिया गठबंधन जैसे तो है नहीं। तो जब हमको बिल पास करना होता तो हम कर सकते हैं, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल जब हमने पेश किया तब हमने उसी दौरान कहा कि हम चाहते हैं कि इसका और विस्तृत रूप से चर्चा हो, और विपक्ष ने मांग किया है कि इसको और लोगों के पास ले जाने का आवश्यकता है। हमारे मन में कोई खोट नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो अमेंडमेंट लेकर के आए हैं, जितने भी संशोधन का जो सेक्शंस हमने लेकर आए हैं, पूरा खुले किताब है, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई अलग मंशा नहीं है, बहुत साफ है। जब मन साफ होता है, बिल का प्रावधान बहुत क्लियर है, फिर हमको आगे पीछे सोचने का जरूरत ही नहीं है। तो हमने कहा कि बिल्कुल जेपीसी में जाइए और देश भर में आप लोग घूम करके लोग अपनी सहयोगी पार्टियों से बात हुई थी क्या? खास करके टीडीपी से आप लोगों की बात हुई थी क्या बिल पेश होने से पहले? कोई भी बिल पेश करने से पहले कैबिनेट में तो उसको पास करना ही है। कैबिनेट में पास करने के बाद ही वो बिल के, सरकारी बिल के फॉर्म में पार्लियामेंट में आते हैं।
तो कैबिनेट में तो हमारा सारा सहयोगी वहाँ बैठे हुए हैं। तो मतलब ये माने कि टीडीपी उसके कंसेंट में थी, जेपी? नहीं तो आप बताइए कैबिनेट से कैसे आते हैं? कैबिनेट में टीडीपी के भी हमारे कैबिनेट साथी हैं, जेडीयू के भी साथी हैं, सबने हमारा- सपोर्ट किया था। इसमें सपोर्ट नहीं करने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं लाते तो करोड़ों गरीब मुसलमानों का, महिलाओं का, बच्चों का कैसे उठान होगा? जब ये बिल दोबारा जेपीसी के ओर से रिकमेंडेशन करके आएंगे और विंटर सेशन में जब बिल आएंगे लोकसभा में और मेरा जो फाइनल भाषण होगा बिल पे, तब आप सुनना। मैंने तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए हैं। जब मैं इसको बिल को अंदर तक जा करके प्रावधानों की चर्चा करेंगे, तो सचर कमेटी ने जब कहा कि मुसलमानों में भयंकर गरीबी है, तो वक्फ प्रॉपर्टी दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है और ये प्रॉपर्टी गरीबों के लिए काम नहीं आ रहा है, तो फिर किस चीज का? तो ये चीज ऐसी ये परसेप्शन क्यों बन गया कि वक्त की जो प्रॉपर्टी है उसको सरकार छीनना चाहती है? कुछ लोग कह रहे हैं, ऐसा लोग कहने कह से रहे तो हैं। हो नहीं जाएगा ना। हाँ, और आपका भी कहीं पे मैं सुन रही थी कि वक्त जो है वो कंट्रोल्ड बाय माफिया, आप ऐसा बिलीव करते हैं क्या? ये तो राज्य में जो मंत्री है, सरकार किसी का भी हो सकता है, वही खुद कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर सकते। जमीन के लेकर के तो सरकार का कंट्रोल होना चाहिए ना, कि अलॉटमेंट कौन देते हैं? सरकार देते हैं। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी जितने भी ज़मीन है, सरकार उसमें आंख उठा करके देख ही नहीं सकता है। प्रावधान ऐसा बना दिया कि वक्फ बोर्ड में जो बैठे हैं वो मुतावली का साथ तालमेल करके ट्राइब्यूनल्स के लोगों का साथ पूरा एक वो झूठ में है, और फिर गरीब लोगों का तो कोई सुनवाई नहीं होता है। इसलिए गलत प्रचार करते हैं कि नहीं ट्राइब्यूनल का खिलाफ में अपील कर सकते हैं। कोई अपील नहीं होता है, वो रिट अपील हो सकता है। रिट तो बहुत ही एकदम स्पेशल केस में, जब फंडामेंटल राइट का मामला होता है तभी ये होती है। ये तो सिविल केस में है। तो बीजेपी की जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो बीजेपी का कोष्ठ है अल्पसंख्यक, क्या उससे बात हुई थी? सुना ये गया कि वो लोग भी थोड़े नाराज थे क्योंकि उन लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। कोई नाराज नहीं है। ऐसे बोलने के लिए अगर कोई किसी ने बोला होगा तो वो तो पार्टी में तो एक दो कोई अगर बोलता है तो उसका तो आज़ादी है। लेकिन हम वक्फ अमेंडमेंट बिल ला करके मुसलमानों का ज़मीन को लेकर के किसी और को देने का तो बात हम नहीं कर रहे हैं। वो मुसलमानों का समुदाय के अंदर में उनके कौम के जो प्रॉपर्टी वही रहेंगे। लेकिन जिस पर्पस के लिए वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट किया जाता है, चैरिटेबल, पायस, रिलीजियस पर्पस के लिए, तो जहाँ मस्जिद है मस्जिद रहेंगे। जहाँ अगर उसको कुछ कार्य करना होता है तो कार्य करो ना। लेकिन आप अगर 200 करोड़ का प्रॉपर्टी को अगर 500 रुपया में तालमेल करके अंदर से आप डील करेंगे और एक परिवार पैसे खाते रहेंगे और लाखों लोग कुछ नहीं मिलेंगे, ऐसे हम कैसे चुपचाप देख सकते हैं? अच्छा, ये बताइए कि बात हो रही थी कास्ट सेंसस की, तो विपक्ष ये कह रहा है कि उस पर भी सरकार बैकफुट पर आ गई, इसलिए नहीं करा रही है क्योंकि उसके अपने सहयोगी दल का बहुत बड़ा प्रेशर है। ऐसे नहीं है जी। देखिए, सरकार जो काम करते हैं वो जनहित और समय अनुसार करते हैं, तो इसमें कोई प्रेशर का नाम से कोई क्रेडिट देना चाहते हैं तो उसमें हमारे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मोदी जी कोई प्रेशर में काम नहीं करते हैं। मोदी जी को अगर प्रेशर होता है तो सिर्फ जनहित का प्रेशर होता है कि जन भावना को देखते हुए जनहित में काम करना, वो होता है। कोई राजनीतिक दबाव में हम काम नहीं करते। लेकिन आपको लगता है क्या कि विपक्ष का बहुत, जैसा आपने भी कहा कि अनुकूल अगर प्रेशर होता है तो अच्छा होता है, तो विपक्ष के आज के डेट में लीडर को, विपक्ष के लीडर है राहुल गांधी, आप उनको कैसे देखते हैं? राहुल गांधी का अगर मैं कहूँ तो मैं एक सांसद होने के नाते या विपक्ष का नेता होने के नाते मैं भरपूर इज्जत देता हूँ और देना भी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का एक स्थान होता है, हम लोग इज्जत देते हैं, लेकिन उस पद का गरिमा का भी तो ख्याल रखना चाहिए। अगर आप नेता प्रतिपक्ष है, पोस्टर लेके आते हैं, भगवान का चित्र लेके आते हैं, बचपना हरकत करते हैं, तो फिर वो अपना अस्तित्व खो जाते हैं ना। ठीक है, तालियां मिल जाते हैं अपने लोगों के बीच में, वो थोड़ा सा उसको हंसी मजाक में थोड़ा सा उसको
शाबाशी मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में लेकिन एक नेता के रूप में आप उभर नहीं सकते। एक बात बताइए, लेकिन आपने भी तो, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, और जैसा है कि संसदीय कार्य मंत्री को सबके, वो तो बीच में कॉग व्हील जैसे होता है, तो क्या जब आपने ट्वीट किया कि राहुल गांधी बालक बुद्धि हैं, इसको कैसे लेंगे राहुल गांधी या विपक्ष कैसे लेगा? वो इसीलिए कि हम समझते हैं कि नेता प्रतिपक्ष कैसे हो और नेता प्रतिपक्ष एक सकारात्मक भूमिका निभाए, ये हमारा अपेक्षा है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि मिस इंडिया में रिजर्वेशन होना चाहिए शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट का, ये तो एक तरीके से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी का मजाक है, ये तो तौहीन है। आप कैसे कह सकते हैं? कोई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है क्या मिस इंडिया? तो इस तरह का जो बातें करते हैं वो भी नेता प्रतिपक्ष, तो मुझे अफसोस होता है। फिर मुझे ख्याल आता है कि ये तो बाल बुद्धि हो सकता है जो ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे बातें बोल सकता है। एक जो मंजे हुए मैच्योर्ड लीडर ऐसे बातें कभी नहीं करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि सच में कि एक पूरा प्रतिपक्ष जो है उनको लीडर बनाए हुए है, और जो संसदीय कार्य मंत्री है वो उनको बालक बुद्धि बोल रहा है? वो रिएक्शन में बोल रहे हैं, मैं उसका एक उनका जो कमेंट है उसके रिएक्शन में बोला है ना। तो लेकिन आप इस बात को मानते हैं, आप विश्वास करते हैं कि राहुल गांधी अपनी प्रतिपक्ष में या लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो गरिमा है उसको उस तरीके से नहीं रख पाए? क्योंकि तीन बातें मैं बताता हूँ। सबसे पहले, जब पार्लियामेंट का पहला सेशन शुरू हुआ और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना था, सबने बोला, नेता प्रतिपक्ष ने बोला, सारे पार्टियों के नेताओं ने अपना इंटरवेंशन किया, लोकसभा राज्यसभा में बहुत अच्छे से बोले, सबने अपना बात रखा। और नियम के अनुसार वो परंपरा है कि आखिर में प्रधानमंत्री उस धन्यवाद प्रस्ताव को समापन करते हैं। और जैसे प्रधानमंत्री बोलना शुरू किया, राहुल गांधी जी ने अपने सांसदों को कहा कि जाओ जाओ आगे जाओ और डिस्टर्ब करो, बोलने मत दो। ये कभी भी नहीं हुआ। अनुराधा जी, 1952 से लेकर के 2024 तक का आप इतिहास का पन्ना उठा के देख लीजिए, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देख लीजिए, कभी भी प्रधानमंत्री जी का भाषण को ऐसा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। एक दो बातों को जो छेड़छाड़ करते हैं या ब्लॉक करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं या ऑब्जेक्शन करते हैं, ये हो सकता है। पूरा भाषण को ही डिस्टर्ब करना, बोलने नहीं देना। अब देश का प्रधानमंत्री को ही नहीं बोलने देंगे तो संसदीय जो परंपरा है उसको कितना आघात पहुंचता है। ये नंबर 1 है। दूसरा, जब उन्होंने पोस्टर बैनर लेकर के और लोकसभा अध्यक्ष को अटैक किया और अपने लोगों को कहा कि लोकसभा स्पीकर उसका माइक बंद कर देते हैं, वहाँ सिस्टम बने हुए हैं, जब मेरा टर्न आएगा मैं हाथ उठाऊंगा तो मेरा माइक ऑन होगा। नेता प्रतिपक्ष मतलब ये नहीं कि आपका माइक हमेशा ऑन रहेगा। तो जब उनका टर्न नहीं आता है, जबरदस्ती वो टाइम के बिना, टाइम लिए बिना बोलते हैं तो माइक बंद रहेगा। फिर वो बाहर जाके बोलते हैं कि मेरा माइक बंद कर देते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर तीसरा, जो प्रधानमंत्री के प्रति एक सम्मान होना चाहिए, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, उसको लेकर के जो लगातार अटैक करते हैं और बाहर से जो आवाज़ आते हैं, हमारे देश से बाहर से भी आवाज़ आते हैं, और फिर राहुल गांधी और उनके जो इकोसिस्टम जो काम करते हैं वो देश को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब देश हित में होता था हम एकजुट होते हैं ना। लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसी बात होगी नहीं कि जब राहुल गांधी बोले तो उनको जवाब देने के लिए पहले तो गृह मंत्री जी उठे, फिर डिफेंस मिनिस्टर उठे, फिर कृषि मंत्री उठे, और फिर अंत में प्रधानमंत्री भी उठ के जवाब दिए। तो लोगों को तो ये लगेगा ना कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसका इतना दबदबा है कि प्रधानमंत्री समेत 3 बड़े मंत्री खड़े होकर के जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं। वो नेता प्रतिपक्ष, आप समझिए, राहुल गांधी की जगह में अगर कोई भी होता नेता प्रतिपक्ष में, तो लीडर ऑफ अपोजिशन, तो गंभीरता से लेना चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी ने यही कहा, आप हल्के पुल्के में राहुल गांधी बात करें, मगर नेता प्रतिपक्ष का जो
पोस्ट है उसको हम गंभीरता लेते हैं। तो उस पोस्ट में बैठ करके आप झूठ बोलना और बच्चों वाले बात करना ये ठीक नहीं। उसी को हमने कहा अगर वो नेता प्रतिपक्ष नहीं होते तो फिर हम जवाब नहीं देते। अच्छा, आने वाले समय में कास्ट सेंसस की बात हो रही, तो क्या आपकी सरकार कास्ट का सेंसस कराएगी? कास्ट सेंसस का ये देखिए, हमारे देश में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उन्होंने सबको एक झूठ में लेकर के एक साथ में सबका साथ सबका विकास मंत्र को साथ में रखते हुए सबके लिए काम करा। कोई हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच नहीं है, सबको बराबर है। जब संविधान में प्रावधान है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, वो रिजर्वेशन रहेगा। फिर अलग से जातिवाद को फिर प्रमुख रूप से आगे रख करके राजनीति करना, ये देश के लिए कितना नुकसान है। कई देश है जहाँ टाइटल नहीं लिखते हैं, जहाँ कोई जाति से नहीं चलते हैं, सेकुलर है, सब बराबर है, अपना अपना धर्म, अपना अपना पंथ, अपना रास्ता कर सकते हैं प्राइवेटली, लेकिन सरकार के नज़र में सब बराबर है। जहाँ संविधान ने आरक्षण दिया है उसको आरक्षण मिलते रहना चाहिए, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जब कास्ट सेंसस को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा बनाते हैं वोट के लिए, तो अगर कोई कम्युनिटी गरीब है तो 60 साल तो कांग्रेस ने शासन किया ना इस देश में, तो गरीब बनाया किसने? अगर राहुल गांधी कहते हैं कि आईएएस ऑफिसर आज फाइनेंस मिनिस्ट्री में या भारत सरकार के जो टॉप लेवल का सेक्रेटरी लेवल में ओबीसी एससी एसटी कम है, तो वो आईएएस ऑफिसर तो मोदी जी अपॉइंट नहीं करते हैं ना। और जो 93-94 में जो आईएएस बने वही तो आज सेक्रेटरी बनेंगे। तो आपने उस समय आईएएस पैदा नहीं किया और आज बोल रहा है कि जबरदस्ती सेक्रेटरी बनाओ, ये बचपना वाला बात नहीं है तो क्या है? और सोचिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये कास्ट सेंसस ये सब पे हमारा बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं जाना चाहिए। हम गरीबों के उत्थान के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए क्या कर सकते हैं? आज देश का राष्ट्रपति पहली बार एक आदिवासी महिला को, पहली बार शेड्यूल ट्राइब महिला बैठे हैं। आज ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? मोदी जी खुद ओबीसी है, प्रधानमंत्री है, वो दिखता नहीं राहुल गांधी जी को। तो फिर जब आपकी पार्टी अभी सर्वे करा रही है और बहुत बड़ा वो हो रहा है कि जिसे बोलते हैं कि सबसे बड़ी वर्ल्ड की नंबर 1 की पार्टी है और वो पूरे देश में सर्वे करा रही है, जो सर्वे करा रही है और अपना मेंबरशिप बढ़ाने के लिए, तो उसमें एक कॉलम में जाति भी है, तो फिर क्यों आपकी पार्टी जाति की बात कर रही है? आइडेंटिटी में हमारे यहाँ लिखता है ये फॉर्म में तो कि मैं किस धर्म का हूँ, नहीं होता है क्या? धर्म में अलग है, जाति अलग। वो जाति में भी वो तो एक क्लासिफिकेशन में तो होते ही है, उसमें क्या है? उसमें कोई नुकसान? हम कह रहे हैं कि जाति का नाम में राजनीति मत करो, हम यही कहते हैं बस। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि आप पहले लॉ मिनिस्टर भी रहे हुए हैं और तो आपका एक्सपीरियंस अलग तरीके, जो जिस तरीके से लैटरल एंट्री की पहले बात हुई कि सरकार में लैटरल एंट्री होनी चाहिए और फिर विपक्ष का दबाव आया तो उसको भी वापस लेना पड़ा। दबाव नहीं है, प्रधानमंत्री जी का निर्णय है। अगर कोई डिपार्टमेंट अगर कुछ काम करते हैं या कोई एजेंसी कुछ काम करता है, अगर प्रधानमंत्री जी को लगेगा कि वो ठीक नहीं है तो प्रधानमंत्री जी उसको ठीक करेंगे, एक तो नॉर्मल पीएमओ ने इसको वापस ले लिया। तो ये तो जो प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय है वो देश हित में होते हैं। मैंने आपको कहा ना, मोदी जी किसी विपक्ष का या कोई गुट का दबाव में काम नहीं करते हैं, वो देश हित में जो भी है वो वही फैसला लेते हैं, ये आप क्लियरली समझ लीजिएगा। इसी तरीके से ओपीएस का बहुत ऑपोजिशन ने उसको बहुत बढ़ाया और बहुत उसकी बात की और उससे कुछ सरकारें भी जीते वो ओपीएस के नाम पर। ओपीएस के बाद एनपीएस आया, अब जो है आप लोग यूपीएस ले आए हैं, ये क्यों? ये कई सालों से ये चर्चा चल रहे थे, चुनाव से बहुत पहले ही प्रक्रिया शुरू की। आपको मालूम है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बाकी जितने स्टेट से कंसल्टेशन शुरू किया, तो अभी नहीं किया ना, कितने महीनों से ये चर्चा चल रही है। चुनाव से बहुत पहले से ही कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब चुनाव के बाद मोदी जी ने लागू कर दिया है, ये तो अभी नहीं हुआ। लेकिन ऑपोजिशन ये कह रहा है कि ओपीएस का ये जो है, ओपीएस के कारण ये दब के हमसे
ये लेके आए हैं? देखिए, आपका सवाल बहुत सही सवाल कर रहे हैं आप, और सटीक भी कर रहे हैं, लेकिन मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। ये जो विपक्ष का दबाव का जो बात करते हैं ना, विपक्ष जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पूरे इंडिया गठबंधन नाम करके उन्होंने देश को बदनाम करना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस इंडी गठबंधन में कितने पार्टियां जो एक दूसरे के खिलाफ लगे रहते थे, गाली गलौज होते थे, वो एकजुट होकर के मजबूरी में, क्योंकि देश मोदी जी के साथ है, तो वो मजबूरी में एक साथ आए। एक साथ आने के बावजूद भी 234 वोट मिले, बीजेपी अकेला ही 240। तो दबाव किस चीज का बताइए? लेकिन वो तो हर पार्टी में होता है। आपकी पार्टी में वो किसी टाइम पर आप लोगों ने चिराग पासवान के घर का सारा सामान फेंकवा दिया था, फिर वापस में उससे दोस्ती कर ली। तो वो तो गिव एंड टेक तो शायद होता है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पास कितना संख्या था? 284। उसी समय भी शिवसेना मंत्री थे, टीडीपी मंत्री थे, जेडीयू क्या बोलते ये अपना रामविलास पासवान जी मंत्री थे, अकाली दल मंत्री थे, सब लोग मंत्री थे। तो बीजेपी अकेला नहीं चला ना, क्योंकि एनडीए है। 2019 में हमारे पास 303 सीट थे, तब भी सारा एनडीए मंत्री थे। तो ये नहीं है कि दबाव में काम कर रहे। एनडीए पहले से 25 साल पूरा होने पर हमने सेलिब्रेशन भी किया है एनडीए का। जब हमारा अपने बल पर संख्या था, तब भी हमने कांग्रेस जैसे नहीं किया। 2004 में मुझे याद है, पार्लियामेंट के अंदर में कांग्रेस का 145, बीजेपी का 138, बीजेपी कांग्रेस के बीच में सिर्फ 7 सीटों का फर्क था। तब भी कांग्रेस का जो अहंकार था वो चरम पर था, और लेफ्ट वालों को कहता था कि तुम सपोर्ट विद्रोह करना तो कर लो, क्या फर्क पड़ता, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। अहंकार कांग्रेस में। कांग्रेस के पास अगर 303 होते तो कहाँ आसमान में चढ़ जाते हैं। वो तो 145 में ही मतलब इतना दमखम, एरोगेंस इतना दिखते थे कांग्रेस पार्टी का। लेकिन वो बात तो हर किसी के लिए होती है ना, क्योंकि जब आप पावर में होते और एब्सोल्यूट पावर में यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, यही तो तो फिर वैसे ही हो जाता है ना। तो आप लोगों की भी पिछली यही तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मोदी जी, जब हम अपने दम पर मेजोरिटी थे तब भी सबको साथ में लेके चले, और आज एनडीए भी मोदी जी को आगे रख करके ही चला ना। कि किसी एनडीए के लोगों ने कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, सबने मान के, नेता मान के चला है। तो इसमें बहुत साफ है। इस पे मैं इतिहास में ये पहले बार शायद हम देख रहे हैं कि 98 सीट लेकर के वो सोचते हैं कि चुनाव जीत गए हैं। पब्लिक में तो कहीं नहीं। वही तो कह रहा हूं मैडम, ये क्या मानसिकता है भाई। ठीक है, कांग्रेस पार्टी पुराने हैं, कभी 300 पार होते थे, कभी 400 पार हुए थे, क्योंकि उसमें विपक्ष नहीं थे, या इंदिरा जी के हत्या की वजह से इमोशनल वोट मिले हैं। ना सोशल मीडिया थे, ना उस समय उस लेवल का अवेयरनेस थे। तो वो पार्टी 3 बार 100 के आंकड़े पार नहीं कर पाया। 44, 54, 52, फिर 98। 3 बार चुनाव 100 के आंकड़े पार नहीं होकर के भी वो जीता हुआ जैसे बिहेव करता है, तो उसको मुबारक हो। हमने मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाया, और आज के ज़माने में पूरा दुनिया में कोई एक नेता, एक पार्टी, एक ग्रुप तीसरी बार सरकार बनाना ये आसान नहीं है अनुराधा जी, आज के ज़माने में। और इसको लोग समझ नहीं रहे हैं, खास करके विपक्षी लोग। तो खुशी मनाने दीजिए उसको। एक बात बताइए कि मोदी जी ने आपको संसदीय कार्य मंत्री क्यों बनाया? क्योंकि जब से मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि आप जवाब बहुत ठीक से देते हैं, शायद इसलिए आपको संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। जवाब क्या होता है? जवाब जो बात सही है वही मैं बोल रहा हूँ। और मैं, आपने अभी तक सुना नहीं होगा, मैंने एक भी शब्द गलत बात नहीं बोला और तथ्य से बाहर नहीं गई। मैं तथ्य के आधार पर ही अपना बात रख रहा हूँ। इसलिए हमको कोई पिन डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बुनियादी तौर पर
अपने जो बातों पर कायम है और वो बहुत ही सटीक रूप से हम बात करते हैं कि जो सही है हम वही बोलेंगे, हम गलत बात नहीं करेंगे। आप चूंकि इतनी सटीक बात करते तो मुझे ना आपके पिछले टेन्योर की बात याद आ गई। जब आप लॉ मिनिस्टर थे तब आपने कोलोजियम के ऊपर सवाल उठाया था कि ये करेक्ट नहीं। आज भी आप उस पर स्टैंड करते हैं कि कोलोजियम इज नॉट द राइट वे टू डिसाइड कि कौन हो जज? देखिए अनुराधा जी, कभी कभी क्या होते हैं, जो मैं बोलता हूँ किस परिस्थिति में और किस संदर्भ में बोला लोग समझते नहीं। जैसे कि पार्लियामेंट में सवाल आया, कांग्रेस पार्टी से कई लोगों ने सवाल किया कि संसद ने एनजेसी पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, फिर भी सरकार क्यों चुप है, अलग से फिर से बिल दोबारा क्यों नहीं लाते हैं। फिर हमसे सवाल किया गया है पार्लियामेंट में, जवाब देना ही है। पार्लियामेंट में सवाल आया कि जो कोलेजियम है ये 3 जज या 5 जज बैठ करके मर्जी से सेलेक्ट क्यों करते हैं, वो व्यापक रूप से वो जो दायरा को क्यों नहीं बढ़ाते हैं। संविधान में तो लिखा नहीं है कि कोलेजियम होना चाहिए और वही अपने जज लोग ही जज अपॉइंट करेंगे, संविधान में नहीं लिखा, फिर भी जज लोग कर रहे हैं तो सरकार क्यों चुप बैठे। इस तरह का सवाल आया तो मैंने उसको जवाब दिया। अब उस जवाब को घुमा फिरा के अगर कोई आगे बात करते तो मैं क्या कर सकता हूँ। छोटे छोटे 3 बातें हैं, सब अपना काम करेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं है। देश को कौन चलाएंगे, देश का भविष्य कौन तय करेंगे, देश के लोग। देश के लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना, राज्यसभा, लोकसभा, असेंबली। तो जो विधायिका है वो देश का नीति और देश का भविष्य का रास्ता तय करेंगे, और जब तय होने के बाद उसको चलाएंगे कौन, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, सरकार उसको चलाएंगे, जितने एजेंसीज हैं, और वो सही कर रहा है कि नहीं, नियम के अनुसार चला रहे हैं कि नहीं, संविधान के अनुकूल काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखना जुडिशरी का काम है। अगर जुडिशरी तय करेगी कि रास्ता ये बनना चाहिए, ऐसे पॉलिसी बनाओ, वो तो दूसरा का डोमेन में घुस गया ना। इसलिए सब अपना अपने डोमेन में रहेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं होगा। आपका एक और बहुत चर्चित जुडिशरी के ऊपर था, ये कुछ जजेस जो है वो एंटी इंडिया। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि कुछ जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करने वाले कुछ ग्रुप हैं, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, और उस एंटी इंडिया हर समय इंडिया का खिलाफ जो बोलते रहते हैं, वो लोग जो कुछ सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं तो कुछ रिटायर्ड जजेस, सबका नहीं नाम नहीं लिया, 1-2 रिटायर्ड जजेस हैं, वो वहाँ जाते हैं और वो सरकार को गाली देते हैं। आप जज रहे हैं, आप ऑनरेबली आप रहिए, कोई बात नहीं, उसमें रिटायर हो गए हैं, लेकिन आप ऐसा प्लेटफॉर्म में जाते हैं। उसको मैंने संदर्भ में कहा था, मैंने रिटायर्ड जजों के बारे में क्यों, मेरे साथ रिटायर्ड जजेस, सिटिंग जजेस का इतना अच्छा दोस्ती है, उसको गलत तरीके से किसी एक सम्मेलन में मैंने कहा था, हाँ, वो एक कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि कार्यक्रम से जुड़े हुए बातें आए, तब मैंने कहा कुछ चीजें लोगों के साथ जुड़ जाती है, शायद वो जुड़ गई आपके साथ, ऐसा हो सकता है। अफसोस की बात है। अच्छा, ये बताइए कि मणिपुर भी एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है जी। और हमेशा से लोग यही कहते रहे कि पूरे 1 साल से बहुत बहुत भयावह कांड हुआ वहाँ पे, सबको पता है। उसके बावजूद भी सरकार ने या सरकार के बड़े मंत्री वहाँ नहीं गए, सरकार ने उसको उस तरीके से नहीं लिया जिस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। आपने सवाल पूछा, मुझे भी अच्छा लगा, ये सवाल पूछना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम लोगों का समझ में है। एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आते हैं और सरकार को कहते हैं कि आप 3 महीने में कंसीडर कीजिए, शेड्यूल्ड ट्राइब ये पर्टिकुलर समुदाय को देना चाहिए करके। ये जुडिशरी का काम नहीं एक्चुअली, ये तो पॉलिसी मैटर है, फिर भी चलो हाई कोर्ट ने कह दिया और रातों रात आग लग गया, भयंकर नस्ल हमला हुआ एक दूसरे का आपस में और वायलेंस शुरू हो गया। तुरंत MOS होम वहाँ गए मणिपुर में, 21 दिन कॉन्टिन्यूस वहाँ रहा। फिर उसके कुछ समय बाद में गृह मंत्री गई, 4 दिन रहा और गृह मंत्री ने अपील किया, ये जो हो रहे हैं गलत हो रहे हैं, आप आ जाइए, टेबल में आइए, बात करते हैं, मिलते हैं। पीस कमेटी बनाया, वो रिफ्यूज़ कर दिया, वो लोग ने बोलते हम पीस कमेटी में नहीं जाएंगे।
आप गृह मंत्री जी की बात नहीं सुनेंगे, प्रधानमंत्री जी की बात नहीं सुनेंगे, फिर आप कहेंगे कि शांति लाओ। तो शांति लेने के लिए तो अमित शाह गए थे ना मणिपुर। तो वहाँ जो गृह मंत्री जी ने जब प्रपोजल सामने रखा तो उसको समर्थन क्यों नहीं किया? साथ साथ गृह मंत्री जी ने सब गुटों को कहा कि आपका हथियार डालो, हथियार सरेंडर करो, शांति से ही बात हो सकते हैं, बंदूक के नोक से बात नहीं हो सकते। तो गड़बड़ बहुत जगह में हुए हैं। लेकिन जब लोकसभा में चर्चा ये बात आई, होम मिनिस्टर ने डिटेल से बताया, प्राइम मिनिस्टर ने 5 मिनट तक मणिपुर का बारे में बोला और पिछले साल का संबोधन 15 अगस्त में मणिपुर से ही शुरू किया। प्रधानमंत्री, ये पहला प्रधानमंत्री है कि रेड फोर्ट से 15 अगस्त का भाषण को संबोधन किया देश को कि देश मणिपुर के लोगों के साथ है। इतना करने के बाद भी अगर आप संजोए की तरीके से सरकार को बदनाम कराओगे तो वो तो ठीक नहीं है। दूसरी बात, इससे पहले जो दंगे हुए हैं मणिपुर में, इससे कई हजारों मरे हैं। तो आपको मालूम है जब सवाल उठा था पार्लियामेंट में, गृह मंत्री तो छोड़ दीजिए, राज्य मंत्री भी छोड़ दीजिए, होम सेक्रेटरी भी नहीं गई, ज्वाइंट सेक्रेटरी एक मणिपुर में जाकर के वापस आ गए और यहाँ में स्टेटमेंट दे दिया एक राज्य मंत्री ने कि ये मणिपुर का हालत ये है। उसको याद नहीं करते। आज का सरकार 10 सालों में जो नॉर्थ ईस्ट के लिए मोदी जी ने जो किया, कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक ब्लॉट जो मणिपुर में अनफॉर्चुनेट घटना हुए हैं उसको लेकर के ये कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आज एक वरिष्ठ अपना पार्टी में भी और सरकार में भी जिम्मेदारी पोस्ट में हूँ। मैं नॉर्थ ईस्ट आता हूँ, मैं भी एक ट्राइबल हूँ, मैं एक माइनॉरिटी हूँ। आज तक मोदी जी के कार्यकाल में एक क्षण भी हमको नहीं लगा कि कम लोगों का आवाज़ नहीं सुना जा रहा है या कमज़ोर लोगों का आवाज़ नहीं सुना जा रहा है। उस समय कांग्रेस के ज़माने में अरुणाचल के मुख्यमंत्री, नागालैंड के मुख्यमंत्री कांग्रेस थे सब लोग। वो सम्मेलन में, कांग्रेस सम्मेलन में भाषण ही करने नहीं देते थे। 2 मिनट बोलते, अरे चुप करो, बंद करो, तुम छोटा स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, कम बोलो, ऐसा इंसल्ट करते थे। आज मोदी जी जितना हुआ था क्या कभी? आप भी तो कांग्रेस में थे। मैं कांग्रेस में नहीं थे, वो गलत फहमी है। तो जो उत्तर प्रदेश का सीएम को बोलने का मौका देते हैं, उतना अरुणाचल का मुख्यमंत्री को भी बोलने का मौका देते हैं बीजेपी का सम्मेलन में। फर्क है जी। नॉर्थ ईस्ट को दिल से जोड़ा है मोदी जी ने। और ये जो लोग बदनाम कर रहे हैं ना मणिपुर का, नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो ABC मालूम नहीं है, वो इकोसिस्टम के तहत काम करके बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है क्या कि आपकी सरकार के ऊपर सोशल मीडिया का बहुत प्रेशर रहता है? सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं, सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन मिसयूज भी हो रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं कि हम सरकार हर घर में तो घुस नहीं सकते हैं। लिबर्टी, फ्रीडम का भी मिसयूज होते हैं। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, मैं मंत्री हो ना हो, मैं सांसद हो ना हो, मगर एक देश का नागरिक होने के नाते बचपन से मेरा एक सोच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम, सब कुछ फ्रीडम है देश में। हिंदुस्तान में किसी का फ्रीडम नहीं छीना गया, लेकिन उस फ्रीडम को आप मिसयूज करोगे। मैंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्या आप ऐसे एक्सप्रेशन करोगे चिकन नेक को काट दो, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दो, कि कश्मीर को आज़ादी दे दो, ये फ्रीडम होता है क्या? उस लेवल का फ्रीडम बिल्कुल हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं जी। हम लोग देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। 1 महीने के लिए हमारे गांव चाइना के कब्जे में चले गए। तो जब अक्टूबर 10 को लड़ाई शुरू हुआ 1962 में, और 21 नवंबर तक चीन ने पूरा अरुणाचल का पश्चिम और ऊपर का भाग और असम तक पहुंचा, ले गए। बाद में उन्होंने यूनिलैटरल सीज़फायर करके छोड़ के वापस चले गए। तब से लेकर के एक हमारे दिमाग में, जहन में एक चीज़ घुसा हुआ है कि हमको ऐसा मजबूत सरकार, राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, एक पार्टी चाहिए। तब हम विद्यार्थी परिषद से जुड़े और हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े।
आज मैं उसी प्रदेश से आता हूँ और मैं दम दे के बोल सकता हूँ कि आज अरुणाचल प्रदेश का हर एक गांव में रास्ता पहुँच चुके हैं, बिजली पहुँच चुके हैं, पानी का अवेलेबिलिटी है, बॉर्डर तक रास्ता पहुँच गया। जहाँ हम 6-6, 7-7 दिन पैदल चलते थे, अब सब हम लोग आराम से गाड़ी से चलते हैं। लेकिन तो लोग ये बदलाव तो हुआ ना। जी बिल्कुल, लेकिन लोग ये बोल रहे हैं ना कि चाइना ने बहुत अरुणाचल का बहुत हिस्सा ले लिया वो है। नहीं जानने वाले बोलते हैं, शर्म आना चाहिए, खास करके जो कांग्रेस वाले। 1959 और 1962 के बीच में जो जमीन चाइना ने ऑक्युपाई किया, लोंगजू में, आसापिला में, वही है, उसी को बोल रहे हैं। 1959 में कह कब्जा रहे कि किया। उसके आसपास उन्होंने अपना पूरा एकदम वही तो मैं सेना कह रहा खड़ा हूं। कर ली है और प्रॉब्लम क्या है, देखो, अरुणाचल इज द चीन का टारगेट फॉर चाइना नाउ। चीन का जो मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर कितना है वो तो सब जानते हैं। हम भी मोदी जी के नेतृत्व में आज कमजोर देश नहीं है। ठीक है, 1962 में हम हार गए। 1959 में असम राइफल के लोग थे, उनको बेचारे मार मार के वहाँ जगह कब्जा कर लिया। आज नहीं कर सकते हैं ना। तो 1959 में कांग्रेस के समय में जो जमीन चाइना ने ले गया और वो बॉर्डर हो गया, और अब वो जो है बिल्कुल एक दूसरे का इस पार उस पार नहीं जा सकते हम। 1962 के बाद अरुणाचल साइड से चाइना का साथ आना जाना बंद हो गया। उस 1959 में जो कब्जा किया, वहाँ चाइना ने गांव बनाया, घर बनाया, और उसको राहुल गांधी कहते हैं कि चाइना ने अरुणाचल में घुस के घर बनाया, गांव बसाया। उससे शर्मनाक अफसोस के बाद क्या हो सकता है बताइए। तो आपको लगता है कि आज अरुणाचल का जो बॉर्डर है जो चाइना के साथ, वो एग्जैक्टली वही है, 1 इंच इधर उधर नहीं है। 1 इंच भी इधर नहीं। 1962 में जहां हमारा कंट्रोल है, आज भी वही है। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी बने, लाल बहादुर शास्त्री भी रहे, मोरारजी देसाई रहे, अटल जी रहे, मनमोहन सिंह जी, देवेगौड़ा जी, इंदिरा कुमार गुजराल जी, और आज मोदी जी हैं। 62 के बाद अरुणाचल की जमीन किसी प्रधानमंत्री के समय में नहीं गया है। लेकिन एज एन अरुणाचल मिनिस्टर, कमिंग फ्रॉम अरुणाचल, आपको लगता है कि चाइना का प्रेशर जो है अरुणाचल प्रदेश पर प्रेशर तो बहुत है, बहुत क्योंकि रहता है। 1962 से पहले अगर जब हिंदी चीनी बाई बाई का दौर था, उस समय अगर सुलह हो जाते तो आज प्रेशर नहीं होते। तो जो भी हो, अगर मैं वापस हिस्ट्री में तो नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन तब सॉल्यूशन नहीं हुआ, तब लड़ाई हो गया। अब तो टेंशन तो है ना। अब चाइना पूरा कंट्रोल, अपना इलाका को तो कंट्रोल करके रखा है, और वो अरुणाचल को मांग रहे हैं। हम देने वाला थोड़ी है। कोई हमारा अरुणाचल का चाइना से क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं है, तो अब छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये जो समस्या का जड़ हमने तो खड़ा नहीं किया ना। जब 1954 में 5 सील एग्रीमेंट साइन किया और चीनी हिंदी भाई भाई का नारा लगा करके जब वो डॉक्यूमेंट आए, उसके बाद क्या हुआ? 1962 और 1954 के बीच में क्यों टूटा? ये मैं जब मंत्री नहीं रहूँगा मैं खुल के बोलूँगा। आज मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये बिना मतलब का इशू बन जाएगा, और मैं सरकार में मंत्री है, तो मैं और बातें को मैं तो आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि लास्ट सवाल है ऐसे कि जब लॉ कमीशन पिछले साल आप लोगों की सरकार थी, तो वो उन्होंने बात की थी कि यूनिफाइड सेक्युलर लॉ आना चाहिए। तो क्या इस पर आगे बात बढ़ेगी? आपको लगता है कि आप अगले वाले सेशन में यूनिफाइड सेक्युलर लॉ की बात आएगी? लॉ कब आएगा, कैसे आएगा, इसका तो कोई मंत्री ऐसा इंटरव्यू में या अपने वक्तव्य में नहीं बोल सकते। लेकिन यूनिफाइड सिविल लॉ होना चाहिए, ये तो संविधान ने कहा है। आप आर्टिकल 44 को देख लीजिए, वो तो संविधान ने कहा है कि करना चाहिए। अंबेडकर जी ने उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो डिबेट्स है उसको आप देखिए, सबने कहा कि यूनिफाइड सिविल कोड तो होना ही चाहिए। जब क्रिमिनल एक है तो सिविल भी एक होना चाहिए, ये संविधान ने कहा। और संविधान सभा में जो लोग महानुभाव ने जो कहा वो संविधान में अंकित है। तो सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स ने लगातार बार बार सरकार को कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, लाना चाहिए। वो तो हम नहीं कह रहे, कोर्ट कह रहे ना। अब कैसे लाना है, क्यों लाना चाहिए, ये तो सब आपको परिस्थिति मालूम है। अब
मैं तो ये नहीं कह सकता ना कब लाएंगे, लेकिन कोई स्टेट आगे बढ़ा है ना, तो संविधान में लिखा है, तो आप पूछो कि संविधान का किताब पकड़ के जो मजाक उड़ा रहे हैं, संविधान रक्षा के नाम में संविधान का धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन लोगों से पूछो ना कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद संविधान में लिखा है, तो इज्जत क्यों नहीं दे रहे हैं? अच्छा ये बताइए जी, अब चलते चलते जब आप कॉलेज में पढ़ते थे तो मुझे आपके किसी दोस्त ने बताया था, कोई कि आप गिटार विटार बजाते थे उस वक्त में, और गिटार लेके गाना वाना गाते थे, सही है क्या? गिटार तो नहीं बजाते थे, गिटार बजाने वाले के साथ में बैठते थे। साथ में बैठ के और गाना वाना गाते थे, तो अब वो सब चलता है कि खत्म हो गया? अभी नहीं, आजकल तो कहाँ समय मिलता है ये सब चीज़ का। मैंने फिल्म देखना, ड्रामा देखना और हॉलीडे, ये सब तो अब भूल चुके हैं। वो हम 25 साल पहले भूल चुके हैं, जब से राजनीति में है। तो 24/7 राजनीति। लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ, मेरा काम को मैं इंजॉयमेंट करता हूँ। जैसे मैं अगर केरला चले गए तो वहाँ खूबसूरत जगह में काम करते करते वो नज़ारे इंजॉय करता हूँ। मैं कहीं पैदल चलता हूँ, वो काम कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन साथ में इंजॉयमेंट करते हैं। गांव में गाना गा करके, ट्रेडिशनल जो फोक सॉन्ग गा के खा रहा है, पी रहा है, बैठे हुए म्यूज़िक कर रहे हैं, ट्राइबल कल्चर जैसे, वही इंजॉयमेंट है। तो वो लोगों को कभी कभी वो काम को प्रेशर सोचते हैं, वो ये गलत धारणा है। काम को एंजॉय करो। मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ काम को। मैं अपना फिटनेस रखता हूँ, अपना काम करता हूँ, लोगों से मिलते रहता हूँ, और यही कारण है कि कई लोग सोचते हैं कि मैं अभी बहुत जवान हूँ। वो थोड़ा मैं आपसे फिट रहना जरूरी एज है। नहीं पूछूंगी। आप फिट है तो बढ़िया है। तो हमसे खुल के बात करने के लिए आपका किरण रिजिजू जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी, आप और आपकी टीम को भी। थैंक यू।